कैदी नंबर 15,528। जी हाँ, इस कैदी की पहचान है, इस कैदी का नंबर है। और जब इस नंबर को जेल की चारदीवारी में जब इसको बुलाया जाता है, जब ये आवाज लगाई जाती है, तो 29 साल का नौजवान हट्टा कट्टा युवक कोई साधारण नहीं था, सबके सामने आता है। और वहां पर उपस्थित उसको घेर कर जो लोग देख रहे हैं, जो कैदी देख रहे हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये कैदी कोई आम आदमी नहीं है। ये कर्नाटक की राजनीति का निकलता हुआ, सबसे आसमान छूता हुआ नया सितारा है। लेकिन अब ये पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। क्या था इसका राज, क्या थी इसकी साजिश, और कैसे ये गया सलाखों के पीछे? आइए जानते हैं, सुनाते हैं आपको पूरी खबर। बने रहिए मेरे साथ। कर्नाटक की सियासत की राजनीति में जो सबसे ऊंची दीवार, और उसमें दरार तब पड़ती है जब केंद्रीय कारागार में 15,528 नंबर का कैदी बुलाया जाता है। और जब ये कैदी सबके सामने आता है तो सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और आश्चर्य में इसलिए पड़ जाते हैं कि वो जो कैदी था वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक खास, या कहें सबसे बड़े कर्नाटक के राजनीतिक परिवार का एक सदस्य था, और राजनीतिक चेहरे पर सबसे ऊपर की ऊंचाई का चमकता हुआ सितारा था। अब आपको पहले आइए बता देते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना का इसका जो परिवार है, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रज्वल रेवन्ना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का पोता है। एच.डी. रेवन्ना इसके पिता का नाम है, और वो विधायक और पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। और इसके दादा एच.डी. देवगौड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। इसकी जो मां है वो जिला पंचायत अध्यक्ष है। इनका जो भाई है वो एमएलसी है। इसका जो चाचा है वो भी विधायक है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति की पांचों अंगुलियां राजनीति के घी में हो, तो आखिर वो कहां रुक सकता था? और सत्ता की हनक, गुंडई, ये सब चीजें इसको उस अंधियारे में लेकर गई जहां एक बड़ी सी खाई में ये गिर चुका था, और इसका राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो चुका था। अब बात करते हैं 2020 और 21 की बात करते हैं, जब देश में कोरोना काल था। और उसी कोरोना काल में जो इसकी जो घरेलू सहायिका थी, इसका एक फार्म हाउस है, और उस फार्म हाउस में वो जो घरेलू सहायिका है, जिसकी उम्र 48 साल है, 48 साल की महिला इसे पानी देने के लिए इसके कमरे में जाती है। और फिर जब वो पानी इसे पकड़ा रही होती है तो पानी नहीं पकड़ता है। उस महिला की, जो 48 वर्ष की जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उसकी साड़ी को ये पकड़ लेता है और दरवाजा बंद करता है, उसकी साड़ी को पकड़ना खींचना शुरू कर देता है, और फिर उसके साथ हैवानियत का नंगा नाच। और इस सारे घटनाक्रम को वो अपने कैमरे में कैद भी करता है, ताकि बाद में चल के उस महिला को वो ब्लैकमेल कर सके। और फिर दूसरी बार उसी महिला को बेंगलोर वाले अपने आलीशान घर में, महल जैसे घर में उसको बुलाता है और कहता है कि इसे घर की साफ सफाई करने के लिए बुलाया गया है। फिर उसी महिला को वो दोबारा उसी महिला का बलात्कार करता है, और महिला दया की भीख मांगती है, गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है, लेकिन उस हैवान को जरा सी भी दया नहीं आती, और उसके साथ वो हैवानियत करता रहता है, उसका वीडियो बनाता रहता है। फिर थक कर, परेशान होकर वो महिला उस प्रज्वल रेवन्ना के जो पिता हैं, विधायक एच.डी. रेवन्ना, उनके पास जाती है
और उनसे वो आप बीती सुनाती है, ये सोचते हुए कि शायद ये मेरी मदद करे। लेकिन सुनाने के बाद, पूरी घटना को सुनाने के बाद एचडी रेवन्ना फिर उसकी साड़ी को खींचता है, उसके साथ हैवानियत करता है, बलात्कार करता है, और फिर उसकी जो चीख चिल्लाहट है वो चारदीवारी में कैद हो जाती है, और फिर खामोश, उसकी जो खामोशी है वो दफन हो जाती है। लेकिन कुछ महीनों बाद वो वहां से नौकरी छोड़कर अपने घर चली जाती है। लेकिन उसके पहले जब ये काम कर रही होती है तो उसकी बेटी भी उसी घर में आती है, और प्रज्वल रेवन्ना की नज़र उसकी जवान बेटी पर पड़ती है, और फिर उस लड़की का वो नंबर लेता है और नंबर से रात में फ़ोन करता है, वो भी वीडियो कॉल करता है। जब वो लड़की नहीं रिसीव करती है तो उसकी माँ को फ़ोन किया जाता है, जिसका कि बलात्कार हो चुका है। उसको धमकियाँ दी जाती हैं। उसके मोबाइल पर फ़ोन करके वो बार बार उस लड़की से कहता है कि मेरे वीडियो कॉल को रिसीव करो और अपने कपड़े उतारो और मुझे दिखाओ। लेकिन वो लड़की ये सब करने से मना करती है, तो उसे और धमकी दी जाती है कि उसके पिता की नौकरी छीन ली जाएगी, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा, उसके साथ बलात्कार किया जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन जिसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता है, जिसके आगे पीछे कोई दौड़ने वाला नहीं होता है, जिसके पीछे कोई सहारा नहीं होता है, जिसे हर दिन की रोटी की चिंता होती है, आखिर वो परिवार उस राजनीतिक परिवार से, उस गुंडे बदमाश से कैसे लड़ सकता है? और सब खामोश हो जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, पिता की नौकरी छीन ली जाती है, माँ उस परिवार से दूर हो जाती है, क्योंकि उसने, प्रज्वल रेवन्ना ने उस परिवार को बर्बाद करने की कसम खा ली थी। परिवार बिखर जाता है। अब बात आती है 2023 की। 2023 में एक और बात उभर कर सामने आती है। प्रज्वल रेवन्ना का एक खासम खास, उसका एक अपना आदमी जो कि ड्राइवरी का काम करता है, उसका नाम होता है कार्तिक। और कार्तिक जो होता है उसका मुख्य सहायक के तौर पर और ड्राइवर के तौर पर उसके साथ रहता है। लेकिन कार्तिक प्रज्वल रेवन्ना के आसपास जो जाल बुनता है, उससे प्रज्वल रेवन्ना भी अनजान था, क्योंकि कार्तिक के नाम से जो जमीनें खरीदी गई थी 2 नंबर के पैसे से, वो कार्तिक के नाम से खरीदी गई थी, और ये 16 एकड़ जमीन का मामला था। जब वक्त गुजरता गया तो वो जो कार्तिक था वो उस जमीन को देने से इनकार कर देता है और नौकरी छोड़ देता है। प्रज्वल रेवन्ना का परिवार परेशान हो जाता है, क्योंकि वो करोड़ों की संपत्ति थी, और उस करोड़ों की संपत्ति को, उस जमीन को बेचकर प्रज्वल रेवन्ना का जो परिवार है वो पैसा अपने पास रखना चाह रहा था। लेकिन कार्तिक अब बदल चुका था और वो जमीन देने से मना करता है और कोर्ट में सारे कागजात दिखाता है। ये सारी बातें, अब इसमें से जो सबसे, जब फैसला आया इसको आजीवन कारावास का, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी एक साधारण सी साड़ी। और उस साधारण सी साड़ी को वो जो महिला थी, जो विक्टिम थी, उसने जिस दिन उसका बलात्कार हुआ था, जिस दिन उसके साथ हैवानियत होती है, उस दिन वो साड़ी को संभाल कर वहीं उसी घर में एक अलमारी में वो रख देती है। और इस साड़ी ने उसको सजा दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उस साड़ी के ऊपर गिरा हुआ जब स्पर्म की जांच होती है तो उसके डीएनए से उस प्रज्वल रेवन्ना का डीएनए मैच कर जाता है, और फिर एक अहम फैसला सुना जाता है आजीवन कारावास का। ये सब चीजें चलती रहती हैं, अभी कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव 2024 का कर्नाटक में हो रहा था, 26 को चुनाव था,
हासन लोकसभा सीट, जो हासन वहाँ का हासन जिला है, हासन की जो लोकसभा सीट थी उस पर ये जो रेवन्ना है ये पहले भी उस पर वो जीत हासिल कर चुका था, वहाँ का पूर्व सांसद था या कहें तो सिटिंग एमपी था। लेकिन जो 2024 का जो चुनाव था जो कि 26 तारीख को होने वाला था, उसके पहले उसका जो ड्राइवर था कार्तिक, उसने साजिश रची, क्योंकि उसे 16 एकड़ जमीन को उस रेवन्ना परिवार को वापस नहीं करना था। उसने साजिश ये रची कि ये जो रेवन्ना था, प्रज्वल रेवन्ना, ये जिस पार्टी से था वो पार्टी भाजपा से नहीं, वो कांग्रेस के साथ मिली हुई थी, जेडीएस। और जेडीएस को 3 सीटें मिली थी और 3 सीटों पर चुनाव उसको लड़वाना था और उसने जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को फिर से मैदान में उतारा। लेकिन जो कार्तिक था वो नहीं चाहता था कि प्रज्वल रेवन्ना फिर से सांसद बने, इसलिए वो भाजपा के एक जिला अध्यक्ष से मिलता है और फिर कहता है कि मेरे पास प्रज्वल रेवन्ना से संबंधित, उसकी हैवानियत से संबंधित उसका अश्लील वीडियो है। और उसने पेन ड्राइव में पूरे वीडियो को लगभग 3000 तक, हालांकि बात कही जा रही है 2736 वीडियो की, लगभग 3000 वीडियो उस पेन ड्राइव में सेव करके रखा गया है। और समय का इंतजार होता है क्योंकि 26 को चुनाव होने वाले होते हैं और 24 तारीख को हासन लोकसभा सीट और हासन जिला में जो एक स्टेडियम है वहाँ पर कई 100 पेन ड्राइव ऐसे बिखरी हुई मिली थी और इस पेन ड्राइव को बसों में, स्टेडियम के आगे पीछे और बाजारों में उसको ऐसे ही फेंक दिया गया था। लोगों ने उस पेन ड्राइव को देखा और उसको उठा भी लिया और जाने के बाद अपने कंप्यूटर और मोबाइल में उसको चेक किया और चेक करने के बाद लोगों ने ये देखा कि उनका जो एमपी है प्रज्वल रेवन्ना, उसमें 3000, लगभग 3000 वीडियो उसमें था, अश्लील वीडियो और अश्लील फोटो, और जिसमें प्रज्वल रेवन्ना खुद उस वीडियो को बना भी रहा था और उसमें वो उस घटना को अंजाम भी दे रहा था। वो जब 24 तारीख को जो पेन ड्राइव इधर उधर कर्नाटक में और बेंगलोर में जो जगह जगह पर जो फेंकी गई थी, लोगों ने उसको उठाया और अपने कंप्यूटर में और मोबाइल पर उसको चेक किया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसमें एक जाना पहचाना व्यक्ति था, उनका सिटिंग एमपी था जिसका नाम था प्रज्वल रेवन्ना। और प्रज्वल रेवन्ना उस वीडियो में, वो जो पेन ड्राइव में बहुत सारे वीडियो थे, लगभग 3000 के आसपास जो वीडियो अश्लीलता का वीडियो था जिसको प्रज्वल रेवन्ना खुद बना रहा था और उसमें खुद वो उस घटना को अंजाम भी दे रहा था। लोगों ने उस वीडियो को देखा और बड़ा परेशान हुए कि आखिर उनका जो सिटिंग एमपी है और अभी वो चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा का चुनाव 2024 और 26 तारीख को वोटिंग होने वाली है, और उनका वो जो सांसद है वो इस तरह की घटना का ऐसा कृत्य कर रहा है। और फिर जो प्रज्वल रेवन्ना है वो हालांकि पहले ही कोर्ट पहुंच जाता है, वो कोर्ट में जाकर जज के सामने कहता है कि उसके खिलाफ एक साजिश हो रही है, राजनीतिक साजिश हो रही है, जिसमें उसका अश्लील वीडियो एडिट करके लोगों के सामने लाया जाने वाला है, ऐसा वो जानता है। तो कोर्ट ने, चूंकि वो कोई आम व्यक्ति तो था नहीं, उस व्यक्ति के कहने पर कोर्ट ने उससे संबंधित, मतलब प्रज्वल रेवन्ना से संबंधित सारे वीडियो पर बैन लगा दिया मीडिया में, कह करके भाई इससे संबंधित कोई भी वीडियो लीक नहीं होना चाहिए जब तक कि सारी बातें सबके सामने नहीं आ जाती। 24 तारीख को वीडियो मिलता है, 25 तारीख को ये अपनी सफाई देता है। हालांकि वो बैक टू बैक अपनी कैंपेनिंग वगैरह करता है और चुनाव प्रचार अपना करता रहता है, महिलाओं से वोट मांगता है, उनकी सुरक्षा का वचन देता है, वादा करता है। लेकिन अब इसका असर धीरे हो गया क्योंकि अब इसकी पोल खुल चुकी थी और 26 तारीख को चुनाव होता है वहाँ पर, और 27 तारीख को ये रात में जर्मनी अपने जो पॉलिटिकल इसका जो वीजा रहता है वो उसके आधार पर वो जर्मनी चला जाता है और जर्मनी में 1 महीने तक रहता है, या उससे फिर कहा जाता है कि 1 महीने तक वहां रुको, और 31 मई को फिर वापस आता है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब 27 तारीख को वो यहां से जर्मनी चला गया तो 28 तारीख को उस पीड़िता ने, चूंकि वो वीडियो सबके सामने आ चुका था,
और उसमें जो 3000 वीडियो थे उसमें 3000 अलग अलग महिलाओं के साथ ये सारी अश्लीलता हुई थी। 3000 महिलाओं के साथ ये अश्लीलता, और सारी महिलाएं अलग अलग थी। और फिर जब उन महिलाओं को पता चला जिनके साथ ये ज्यादती हुई थी, तो वो पुलिस के सामने आई और अपना बयान देने लग गई। वो पुलिस थाने में गई, लगभग ऐसी 50 महिलाएं। लेकिन आपको बता दें कि वो जो महिलाओं के साथ जो अश्लीलता की गई थी, उसमें उसके घर की जो नौकरानी थी, जो खाना बनाने वाली थी, जो वहाँ की जो पुलिस विभाग से संबंधित थी या किसी फिर सरकारी विभाग से संबंधित थी, शिक्षा से संबंधित थी, ऐसी महिलाएं थी। किसी को एसएचओ बनाने का वादा किया गया था, किसी को ट्रांसफर का वादा किया गया था, और इस तरह के और भी महिलाओं के साथ वादा किए गए थे। किसी को नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। लेकिन होता वही है, बलात्कार। और ये जो सेक्स स्कैंडल के नाम से लोग इसको समझ रहे हैं, लेकिन हालांकि ये मास रेप का केस है। 3000 महिलाएं। और फिर जब उन महिलाओं ने देखा कि उनका वीडियो तो वायरल हो चुका है, लोग जान चुके हैं, तो वो फिर पुलिस थाने जाती हैं और एफआईआर दर्ज होती है। 5 महिलाएं जाती हैं, लेकिन 4 ने एफआईआर दर्ज करवाई। और 4 में से एक ही जो महिला थी, पुलिस ने पूछा कि आखिर इतना देर तुमने क्यों लगाया, जब तुम्हारे साथ ये जो घटना हुई है 2020 और 21 की बात, तो इतने दिनों तक तुम खामोश क्यों रही, क्यों नहीं सबके सामने आई, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई? तो उस महिला का यही कहना था कि ये वीडियो लीक हो चुका है, और इस वजह से उनके अंदर हिम्मत आई, और हिम्मत आने के बाद वो फिर सबके सामने आती हैं और पूरी बात बताती हैं। और अब बात आगे बढ़ चुकी थी, और उसका जो खासम खास जो उसका ड्राइवर था, वो प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल से वो सारे जो डेटा है वो अपने पेन ड्राइव में वो सब कुछ चीज़ें सब ट्रांसफ़र कर लेता था। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना को एक खबर नहीं थी, क्योंकि अब जो ड्राइवर था वो लालची हो चुका था, उसके इरादे बदल चुके थे, और प्रज्वल रेवन्ना उसके ऊपर विश्वास कर रहा था। हालांकि क्राइम तो हो ही रहा था, और क्राइम का पर्दाफाश भी होना ही था, इसे सलाखों के पीछे जाना भी था, लेकिन फिर भी ये आदमी नहीं रुकता है और अपनी सत्ता की हनक और धौंस जमा कर लोगों से बलात्कार करता है। उसके बाद जब ये 2023 में वो भाजपा के एक बड़े नेता के पास जाता है और कहता है कि हालांकि वो जो भाजपा के नेता है वो वकील भी रहता है, वो इस मामले को गंभीरता से लेता है, लेकिन बाद में जो वहाँ पे जेडीएस है वो फिर कांग्रेस के साथ में चली जाती है। तो भाजपा वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब ये जो मैटर था अब कांग्रेस के पाले में चला गया। और हालांकि समय पर वो जो कार्तिक था ड्राइवर, उसने धोखा दिया, या यूं कहें कि इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने में पूरी मदद की, शायद अनजान से ही। लेकिन महिलाओं को इंसाफ अभी मिलना बाकी है, और देखिए ये इंसाफ कब मिलता है। हालांकि एक महिला को इंसाफ मिला, इसे 2 अगस्त को आजीवन कारावास की सजा हुई, 11 लाख का जुर्माना इसके ऊपर ठोका गया जो पीड़िता को देना है। ये इतना बड़ा राजनीतिक परिवार जिसके मुंह पर कालिख पुत गई, इसकी जो हनक थी वो सब खत्म हो गई, और सरकार भी बदल गई। तो अब ये जो शख्स है ये अपने हवस के कीड़े को कभी भी शांत नहीं कर पाया। इसके पास पैसा इतना था कि ये चाहता तो कहीं भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसने जो चुना अपने घर की 4 दीवारी में, और उन महिलाओं से जो गरीब तबके की थी, जो नौकरानी थी, उन महिलाओं को इसने अपना शिकार बनाया। लेकिन अब ये व्यक्ति सलाखों के पीछे है, और देखते हैं कि और जो पीड़िता हैं उनको इंसाफ कब मिलता है।